Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. Assalamualaikum Honorable Sir and all the endeared fellows of this consultative webinar. Here is Nimra Mahi, your host, organizer of this webinar arranged by NutriClinic Society. As you all know, NCS is a welfare organization working for the well-being of nations by providing free medical camps and informative lectures to the seeking nutrition students. Inshallah, like other informative lectures, you will also get an explanatory knowledge from today's webinar. So now all of you are invited for gaining knowledge about endocrinology and nutrition, how our endocrine system, the most important system of our body, related the nutrition, the most and highlighting pillar of our lives. To describe these crucial terms, our whole dear guest speaker, dietitian Talha Ahmed, will elaborate us in his informative words, who is consultant dietitian, internee at DHQ Sahiwal and house officer of Hamid Latif Hospital. Okay, respected sir, now attorney viewers, kindly start your topic. सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की। एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है। हमारी बॉडी में दो सिस्टम रन कर रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो है जो डक्टलेस सिक्रीशंस कर रहे हैं, जैसे कि सलाइवरी सिक्रीशंस, एंड एंडोक्राइन वो है जो डक्ट वाली सिक्रीशंस करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे सारे हार्मोन्स आ जाते हैं। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट इफेक्ट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। थायराइड की जो सिक्रीशंस हैं उनके ऊपर एंडोक्राइन सिस्टम का क्या इफेक्ट है, पेंक्रियाज पे और एड्रीनल ग्लैंड पे। हमारे आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें से मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन कैसे इफेक्ट करेगी। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी होम्योस्टेसिस और थर्मोजेनेसिस को भी रेगुलेट कर रहा होता है, स्लीप को भी रेगुलेट करता है और स्ट्रेस फैक्टर्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो मेडिकल की बहुत सारी फील्ड्स में की रोल प्ले कर रहा होता है, ऐसे ही वो एंडोक्राइनोलॉजी में भी की अपना इन्फ्लुएंस रखता है। हम बारी बारी करके हर एक ग्लैंड के ऊपर न्यूट्रिशन का इन्फ्लुएंस देखेंगे कि कैसे इफेक्ट करती है न्यूट्रिशन ग्लैंड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। ये लोकेट होता है ब्रेन के अंदर और ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है बाय होम्योस्टेसिस, थर्स्ट को कर रहा होता है। होम्योस्टेसिस ही थर्स्ट हो रही होती है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के लेवल रेगुलेट हो रहे होते हैं। एपिटाइट और वेट कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि एपिटाइट के जो हार्मोन्स हैं वो भी इंसुलिन और ग्लूकागॉन, बेसिकली जो मेन हमारे जो हैं ये तो पेंक्रियाज रिलीज कर रहा होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इनकी रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस का एक्टिवेट होना ही बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, सोडियम और पोटेशियम की अगेन बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस के जरिए वो इनको मेंटेन कर रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और ये हाइपोथैलेमस हमारी नर्व सिग्नलिंग कर रहा होता है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के जरिए, जिससे सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं हमारी जीआई ट्रैक को कि हमने कब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड कि कितने अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन, वो सारा ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन की अमाउंट रिलीज की जाती है जो कि यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उनको स्मूथ करता है। इमोशन एंड सेक्स ड्राइव, ये सारा कुछ ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हार्मोन्स रिलीज करता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है जो कि यूरिन प्रोड्यूस करे। कुछ डायूरेटिक्स ड्रग्स भी होती हैं, स्पायरोमाइड के नाम से आ रही है। लूप डायूरेटिक होते हैं, पोटाशियम डायूरेटिक्स होते हैं, पंप लूप डायूरेटिक्स होते हैं। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, बेसिकली इसको हम ACTH भी कहते हैं। ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज हो रहा होता है। जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तब कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद है गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन बेसिकली
गोनेड्स को मैच्योर करने के लिए रिलीज होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, सॉरी इजैकुलेशन। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा रहा होता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की जो सेल्स होते हैं उनको स्मूथ कर रहा होता है, उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा होता है। और थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसमें TSH रहता है जो जो रेगुलेट करता है थायराइड के फंक्शन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हाइपोथैलेमस में से किसी ने कोई चीज़ पूछनी तो पूछ सकते हैं। सर चाइल्ड बर्थ का बता दें, ये चाइल्ड बर्थ में इसका क्या रोल होता है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपके यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती है उसे रेगुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। उनकी जो सेल होते हैं बेसिकली एपिथेलियल सेल्स को स्मूथ कर रहा होता है, ठीक है, स्मूथ कर रहा होता है ताकि चाइल्ड इजीली पास आउट कर दे वेजिनल ओरिफिस से। शुक्रिया सर जी। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड की। थायराइड बेसिकली बटरफ्लाई वाली शेप का होता है और ये हमारी नेक के अंदर लोकेट किया होता है। 2 इंचेस इसका साइज होता है। एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बेसिकली बेस जो इसका मेन है वो है हमारी हार्ट बीट को ये कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी कम ज़्यादा हमारी हार्ट बीट होगी उतना ज़्यादा हमारा फास्ट BMR होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। और अगर ये कम रिलीज करेगा उतना ही हार्ट बीट लो होगी और उतना ही एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होगा। ये T3 और T4 को प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये ब्रेन डेवलपमेंट, आपका बॉडी फ्रेम साइज, थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा होता है। ये आपकी स्किन, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल और ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा होता है। आपकी कार्ब्स और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे भी ये रेगुलेट कर रहा होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया जितनी फास्ट आपकी हार्ट बीट होगी उतना ज़्यादा आपका BMR होगा। जितना ज़्यादा BMR होगा आप उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मीन अंडर सिक्रीशन ऑफ thyroid gland and hyperthyroidism mean over secretion of thyroid gland. हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम होती है, इसमें वेट गेन का इशू आ जाता है क्योंकि आपका BMR लो होता है, आपकी फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और इसकी MNT में हम पेशेंट को थायरॉक्सिन रिकमेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो उसके आयोडीन लेवल्स देखे जाते हैं, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड के सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आपने थायरॉक्सिन रिलीज करवाना है। जितना आयोडीन का लेवल कम होता है उतना सेल एट्रोफिक हो जाता है। एट्रोफिक मीन सेल का साइज इंक्रीज करता है। सबसे पहले सेल एट्रोफिक होता है, फिर हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया मीन होता है सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑटोट्रॉफी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन हाइपरप्लेजिया रिवर्सिबल नहीं होता। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ गॉइटर, जब गॉइटर बिल्कुल, हम इसे 3 स्टेजेस में डायग्नोज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड स्टेज इज नॉट रिवर्सिबल। सेकंड में चांसेस होते हैं कि सेकंड अभी स्टार्ट हुई है कि सेकंड एंड पे, अगर एंड पे है तो उससे भी रिवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का जो स्टार्ट वाली फेज होती है वहां से रिवर्स पॉसिबल होता है अगर आप आयोडीन के लेवल्स को मीट कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोइम्यून और ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस किसी को आइडिया है क्या हो सकता है? इसे हम हैशिमोटोज डिजीज भी कहते हैं, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को। इसमें जो आपके इम्यून सिस्टम होता है वो आपके थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। कोई बता सकता है कि जब इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में हाइपोथायराइडिज्म होगा कि हाइपरथायराइडिज्म होगा? एनीवन? थायराइडाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। इन्फ्लेमेशन तब होती है जब नेक्रोसिस हो रही है। नेक्रोसिस मीन सेल नंबर डिक्रीज कर रहा है। सेल नंबर डिक्रीज करेगा तो
सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। इट्स हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के ऑपोजिट हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होगा तो हाइपरथायराइडिज्म में वेट लूज होगा। हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो हाइपोटेंशन होगी और हाइपरथायराइडिज्म में आपको हाइपरटेंशन होगी। और हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया भी हो सकता है और टैकीकार्डिया। डायरिया इसलिए होगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म लीड टू सीवीडी। हाइपोथायराइडिज्म सीवीडी को लीड करता है इस सेंस में, माइक बंद करें अपने सब। हाइपोथायराइडिज्म सीवीडी को इस सेंस में लीड कर रहा होता है कि जब आपका बीएमआर लो है तो आपका जो फैट है वो ज़्यादा स्टोर होगा, आपका बॉडी एक्सपेंडिचर कम है, आपकी बॉडी को एनर्जी उतनी नहीं रिक्वायर होती, लेकिन हम खाना रूटीन में खा रहे होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की जो साइन सिम्टम्स हैं वो काफ़ी डिलेड होते हैं, बहुत लेट शो होते हैं। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म को मोस्टली पहले डायग्नोसिस में सबसे पहले वेट गेन ही होता है। वेट गेन को पहले हम डाइट से कंट्रोल कर रहे होते हैं और जब तक वो 2-3 माह शुरू में वाटर वेट जो लूज होता है उसके बाद वेट स्टक हो जाता है। 5-6 माह जब वो स्टक होता है फिर जाके हमें याद आता है कि हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म भी हो, और तब तक उसका एलडीएल लेवल इतना इंक्रीज कर जाता है कि फैट थ्रोम्बोसिस और वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ चला जाता है पेशेंट। थायराइडाइटिस से बेसिकली जेनेटिक्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लिंक है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है आपको थायराइडाइटिस, हैशिमोटोज डिजीज, इसे थायराइडाइटिस ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को कहते हैं। सीलिक डिजीज भी जेनेटिकली होती है और डायबिटीज टाइप 1 भी जेनेटिकली होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस भी थायराइडाइटिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि ऑटोइम्यून है, दोनों ऑटोइम्यून है तो ये हो सकता है। ये बाकी कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये स्लाइड्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा, आपने इनको पढ़ लेना है। एटीडी का मतलब है एक्यूट थायराइड डिसऑर्डर। 30% पीपल जो होते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, उनमें 12.5% चांसेस होते हैं एटीडी के, और टाइप 2 डायबिटीज वालों में होते हैं 6.6%। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड में जो की न्यूट्रिएंट्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन की मैंने बताया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से एट्रोफिक हो जाते हैं सेल, सेल का साइज इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हाइपरप्लेजिया की तरफ चले जाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज आल्सो रिलेटेड विद हैशिमोटोज डिजीज। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये इम्यून सिस्टम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये हमारे ल्यूकोसाइट्स की मैच्योरेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज की। तो मुझे बता सकते हैं ग्रेव डिजीज क्या होती है? ग्रेव डिजीज हाइपरथायराइडिज्म को ही कह रहे होते हैं। इसमें बोन लॉस हो रहा था क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में आपका पैराथॉर्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। पैराथॉर्मोन बेसिकली बोन से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन स्टार्ट करवा देता है। आपकी जो बोन से कैल्शियम है वो ब्लड की तरफ मूव करने लग पड़ता है। थायराइड एक मेजर सोर्स है सेलेनियम का, जो कि एंजाइम का भी इंटीग्रल पार्ट होता है, और अगर आपको थायराइडाइटिस है या थायराइड का कोई इशू है तो आपकी बॉडी का जो सेलेनियम लेवल है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। थायराइड डिसऑर्डर जो जब एक्यूट होता है तो B12 की डेफिशिएंसी भी स्टार्ट हो जाती है। B12 की डेफिशिएंसी बेसिकली हो रही होती है कि आपके थायराइड इश्यूज की वजह से B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होता, और इसकी सिवियर डेफिशिएंसी कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्सिबल है। अगर ये सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है। गोइट्रोजेंस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि गोइटर को काज करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो गोइटर काज करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली वो आयोडीन को बाइंड करके एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। ये आयोडीन बाइंडर्स होते हैं और ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में जैसे कि कैलीफ्लावर और कैबेज और ब्रोकली,
इनमें ज़्यादा होते हैं, ये हमारी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं। आइसोफ्लेविन्स भी बेसिकली थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को लो कर देती हैं, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म नहीं काज करेंगी। बस जब आपने इसे यूज़ किया है तो इससे ये लो हो जाएगा। माइलेट एक कंपाउंड है जो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स में होता है और वो थायराइड एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज हम लबलबे को कहते हैं। इसकी एक सबसे कॉमन डिजीज है पेंक्रियाटाइटिस और दूसरी है पेंक्रियोसेलुलर कार्सिनोमा। इसकी हेड में बेसिकली ये हो रहे होते हैं जहाँ पे हमारे बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स आपको पता है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ग्लूकागॉन। इंसुलिन बेसिकली एब्जॉर्प्शन करवाती है ग्लूकोज की इन द बॉडी और ग्लूकागॉन ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है और इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रही होती है। सर थायराइड का रिलेशन हमारे बीएमआर से होगा? थायराइड का रिलेशन हमारे बीएमआर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि ये हमारे टैकीकार्डिया को इंड्यूस कर रहा होता है। हाइपरथायराइडिज्म काज टैकीकार्डिया। सर 5 मिनट्स रहते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लें हम लोग? जी दोबारा कर लें। जी ठीक। कि पेंक्रियाज की दो मेजर सिक्रीशंस हैं। दो हार्मोन रिलीज करता है, बाकी ये जूसेस रिलीज करता है और एंजाइम्स रिलीज करता है। हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड और ये दो रिलीज करता है हार्मोन, तो वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। Insulin is released in hyperglycemia and glucagon is released in hypoglycemia to maintain the blood glucose level. Our brain needs 120 gram of glucose per day. हमारे दिमाग को 120 ग्राम ग्लूकोज की डेली जरूरत होती है। बाकी हमारे बॉडी फ्रेम साइज, बीएमआर, एक्टिविटी फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्लूकोज डेली कंज्यूम करते हैं। और हमें पता है 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड अस 3.6475 किलो कैलोरीज। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन जो पेंक्रियाज में उमूमन हो जाती है, इसे हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पेंक्रियाटाइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक आपको कैंसरस सेल की तरफ ले जाता है। एक्यूट किसी भी रेडिएशन, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स या गॉल ब्लैडर की तरफ से भी हो सकता है। गॉल स्टोन्स बेसिकली पेंक्रियाटाइटिस क्रिएट काज कर देते हैं। एनीवन कैसे काज करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? करना चाहूँगा कि एक पेशेंट है, उसका सर सीरम एमएलएच जो है ना वो हर वक्त एबनॉर्मल ही रहता है। मतलब एबनॉर्मल का मतलब ये है कि 150 से अबव ही रहता है और उनके पूरी फैमिली की जब सीरम एमएलएच चेक किए गए तो वो भी इतने आ रहे थे। तो उसकी कोई वजह नॉर्मल क्या है सर? सीरम एमएलएच की बात कर रहा हूँ, जो पेंक्रियास की अच्छा, सीरम अमाइलेज। ठीक है। और उसमें सर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि दूसरे मेंबर्स को भी पता चले आपके तवज्जो से कि उनके फिर परसिस्टेंट थ्रू और पूरे साल हर महीने वो चेक करते रहे, कभी 200, कभी 220, कभी 140। फिर उसके दूसरे फैमिली मेंबर की भी चेक की गई, इवन के छोटे बच्चे भी चेक किए गए तो उनकी भी थोड़े रेस थे। एक तो ये बात सामने, दूसरी उनका जब फैमिली हिस्ट्री चेक किया गया तो वो थैलेसीमिया ट्रेट या मैन ऑफ फैमिली के थे। तो इसके बारे में सर आप कोई कमेंट्स करना चाहेंगे कि इसकी वजह कोई समझ में आ रही है? जी, बात सुने। जो सीरम अमाइलेज होता है बेसिकली जो इसका टेस्ट हम कर रहे होते हैं, ये हम पेंक्रियाटाइटिस के डायग्नोज के लिए कर रहे होते हैं, एटीडी के लिए। एक्यूट पेंक्रियाटिक डिजीज है, हम इसे पेंक्रियाटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ और भी उनके अगर उनका सीरम माइलेज ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए उनको और भी टेस्ट हमें रन करना है। इसके लिए हमें उनका एक अल्ट्रासाउंड यूएसजी
वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें एब्डोमेन का स्कैन रन करना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेशन पेंक्रियाज पे किस जगह पे है, अदर इट्स हेड इज इन्फ्लेम्ड और टेल। अगर हेड इन्फ्लेम्ड है और वो क्रॉनिक है तो सर्जिकली उसे रिमूव कर देते हैं, और वो टेल तो हम को मेडिकली प्रिस्क्राइब करेंगे। मोस्ट कॉमनली एनसेड रिकमेंड की जाती है ताकि जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। उनका सिर्फ एक ही टेस्ट करवाया आप लोगों ने सीरम एमाइलेज का? अब हम बात कर रहे थे कि पेंक्रियाटाइटिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, फीवर, नाउजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, जॉन्डिस। जॉन्डिस का कोई हमें बता सकता है जॉन्डिस क्यों होगी? बाइल पिगमेंट, जॉन्डिस जी बोले बाइल की सेक्रेशन ज्यादा हो जाएगी। हाइपर बिलीरुबिनीमिया को हम जॉन्डिस भी कह रहे होते हैं, मोर बिलीरुबिन इन द ब्लड। बिलीरुबिन इज अ येलो पिगमेंट व्हिच काज जॉन्डिस, और ये बेसिकली गैलस्टोन्स और पेंक्रियाज जब हमारा इनसफिशिएंट वर्क कर रहा होता है तो उसकी जो कन्वर्जन्स होती हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती है, और वो जॉन्डिस काज कर रहा होता है। डायरिया भी इसी वजह से होगा क्योंकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव जूसेस वो प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होंगे, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, और डायरिया और ब्लॉटिंग काज होगी। T3 एंड T4 थायराइड रिलीज कर रहा होता है हार्मोन्स, ठीक है, और ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। TSH रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी से, जो कि T3 और T4 की सिक्रीशन को मेंटेन करता है। ठीक है, शुक्रिया सर जी। एनीवन? सर आपने शुरू में कहा था जी बोले। जिनका हार्ट रेट ज्यादा होता है उनका मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होता है, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट कम होता है और मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। किसने कहा उनका हार्ट रेट कम होता है एथलीट्स का? एथलीट्स को तो अक्सर टैकीकार्डिया हुआ होता है। नहीं, उनमें हार्ट रेट कम होता है क्योंकि उनके हार्ट मसल्स डेवलप्ड होते हैं। हार्ट मसल डेवलप होना एक एक्सेप्शनल केस है। आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, आपके हार्ट के जो मसल है वो हाइपरप्लेजिक हैं, आपके हार्ट का साइज इंक्रीज किया हुआ है, वो उसकी ब्लड पंपिंग कैपेसिटी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, कि अगर एक नॉर्मल पर्सन के अगर दो हार्ट है, दोनों सेम साइज के हैं, दोनों में जो ह्यूमंस है उनका सेम बॉडी फ्रेम साइज है, एक जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है और वो दूसरा हार्ट उस दूसरे बंदे में 1 मिनट में 7 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया इस सेंस में होगा कि अगर 100 से नीचे तो हम उसे टैकीकार्डिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसका हार्ट रेट एलिवेटेड है, बीएमआर उसका फास्ट होगा, उसके उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। सर एथलीट्स में मोस्टली 50 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। जी, उनका हार्ट इतना डेवलप होता है, उनके हार्ट की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो एक जितना हमारा 1.5 बीट्स में हार्ट पंप किया करता है, उनका वो एक बीट में उतना पंप कर देता है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरे क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म क्या है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? सॉरी सर। जी आ रही है। सर एक क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म, लाइक ये रिलेटेड है, मतलब किसी बंदे को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, लाइक उससे क्या ये रिलेट करता है या नहीं? जी, हाइपोथायराइडिज्म हमारी जितनी भी जीआई है उससे रिलेट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हाइपोथायराइड जो जी बोले मतलब एक पेशेंट था जो कि मतलब उसका डाइट प्लान बना रहा था, उससे अक्सर ये इशू होता था कि जब भी वो कुछ खाता था, लाइक मंथ में एक दफा लाजमी उसे
लाइक क्रॉनिक पेन होती थी स्टमक में, लाइक कह सकते हैं कि रिब्स के बिल्कुल नीचे, लाइक जहाँ पे बीनीथ द रिब्स नहीं कह सकते ना, मतलब स्टमक का, और गैस का इशू होता था उसे अक्सर ये होता, लेकिन मंथ में एक दफा या मतलब काफी टाइम बाद एक दफा हो जाता था। तो इसका काइंडली मतलब मुझे ज्यादा समझ नहीं थी क्योंकि आई एम स्टिल स्टडिंग, तो इस वजह से काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता दें ये क्यों होता है इस और पेशेंट इसका क्या है। Is patient is diagnosed with IBS, irritable bowel syndrome? क्या या उनको या irritable bowel syndrome थी कि उनको सिंपल गैस्ट्राइटिस का इशू था? मैम सॉरी सर, उसे उसका इशू था बाउल सिंड्रोम का। जी, बाउल सिंड्रोम। बेसिकली बाउल सिंड्रोम जो है वो थायराइड से रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो थायराइड की सिक्रीशंस है वो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को भी इनिशिएट कर रही होती है। बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड जो थायराइड सिक्रीशंस आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की जो नर्व्स होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी सिक्रीशन को भी प्रमोट कर रही होती हैं। जितनी ज्यादा सिक्रीशंस होंगी उतने ज्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होंगे। जितने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे उतनी ज्यादा नर्व इंपल्सेस जाएंगी। जितनी ज्यादा नर्व इंपल्सेस होंगी उतनी मोर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी। एक इशू होता है इलियस का। एनीवन, किसी को पता है इलियस क्या होता है? इसी के रिलेटेड है इलियस। इलियस में बेसिकली जो आपका इलियम होता है उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स डिक्रीज हो जाती हैं, उसमें बहुत कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं और उसे हम इलियस कह रहे होते हैं। वो मेजर काज है आईबीडीएस का। हाइपोथायराइडिज्म आईबीडीएस को लीड करता है और हाइपरथायराइडिज्म आपके डायरिया को लीड करता है। जी, क्लियर हो गया आपको? यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था ये जो ट्रैकीकार्डिया में अक्सर पेशेंट्स को जो है ना वो घबराहट की शिकायत रहती है, तो उसमें डाइट के हवाले से उनको यानी क्या चीज जो उनकी ये घबराहट को कम कर सके ट्रैकीकार्डिया में ज्यादा? हम सबसे पहले बात करते हैं टैकीकार्डिया में आपका जो रेमेडीज आती हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जी अपने कैल्शियम फास्फोरस बाइंडर्स की। ठीक है, फास्फोरस को बाइंड करवाएं, फास्फोरस को इंड्यूस करवाएं ताकि कैल्शियम थोड़ा ब्लड में से डिक्रीज हो। वेजोडाइलेटर्स यूज करें ताकि वेसल्स जो है वो डायलेट करें ताकि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सके। इनके लिए एक ट्रिक यूज की जाती है। बेसिकली हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, एमलोडापिन दे रहे होते हैं 5 mg में। उसके बाद हम एस इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं या डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं जिससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया जाता है। बेसिकली हम ये तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सबसे पहले टैकीकार्डिया के लिए हम मेन रीजन देख रहे होते हैं कि टैकीकार्डिया हो क्यों रहा है। आइदर देयर इज एनी हार्मोनल इशू और एनी अदर। और जो इसकी ट्रिक है वो है कि आपने गर्म पानी में पाँव रखने होते हैं जिससे आपकी जो पेरिफेरल आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस करने लग पड़ता है। ठीक है, या जो आपकी आयोटिक आर्च होती है उसके ऊपर आपने थोड़ा उससे रब करना होता है, उससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है और जो आपकी ब्लड बीट है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन सर अगर किसी सर आपका क्लिनिक एड्रेस या आपको कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? जी मैं आपको मैं दे देता हूँ थोड़ी, एक मिनट। जी आप क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया तो है लेकिन उसका अगर बीपी नॉर्मल है जी, जस्ट उसे घबराहट है बस, तो फिर हम उसको सिंपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, एज ए ये जो सर एक्टिम वगैरह देते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट, एक्टिम या नेबिल 2.5 mg की, उसका जेनेरिक क्या एक्टिम का? उसका जेनेरिक है मेरा नेबुवेलिन ऐसे करके है नाम। एक्टिन का नेबुवेलिन तो नहीं, एक्टिम का नहीं, नेबिल का, नेबिल 2.5 mg की ज्यादातर। एक्टिन का तो पेरमेथ्रिन है। एक्टिन का फोटोस्टेबल सिंथेटिक पैराथ्रोइड पोलोसिस 2 स्पेक्ट्रम इंटेंस
एक्टिविटी टू लो, मिनिमल टॉक्सिसिटी, ये आपकी टॉक्सिसिटी लेवल्स बेसिकली ब्लड के रिड्यूस करके आपको टैकीकार्डिया से रिवील करवा रही होती है। लेकिन ये स्केबीज और हेड लाइस में जिन्हीं बंदों को इशू हो रहा है उनको भी हम दे रहे होते हैं, और जो इसकी वजह से एक कॉन्सिक्वेंसेस में ब्रेडिकार्डिया इसका, ठीक है, लेकिन एज इट इज हम इसे टैकीकार्डिया में नहीं यूज करते। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। निम्रा बच्चों के साथ ना शेयर कर दे मेरा जो नंबर है चैट में ना। ओके सर। इसके बाद हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब होता है जो रीनल के अबव हो, सुप्रा अबव, ये दोनों किडनीज के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। और इसकी जो सबसे मेजर जो है ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है रास साइकिल में। रास साइकिल हमने एक पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, बल्कि मैंने तो नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने वैसे फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। रास साइकिल जो है वो रेनिन, एंजियोटेंसिस, एल्डोस्टेरोन, शंट हम उसे कह रहे होते हैं। इसमें पूरा साइकिल है आपकी बॉडी से वाटर और सोडियम को एक्सक्रीट आउट करने का। आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, और जो आपकी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करके सोडियम की एब्सॉर्प्शन को काज करवा रहा होता है, और आपकी जो जितना भी ये आपका जो यूरिन है इसको इसकी फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा होता है। ये आपको पता है जैसे ही हमारी बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा, वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, पोटासियम और एक्सक्रीट आउट होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। और अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो उसका उतना ही एडीएच जो है वो कम रिलीज हो रहा होता है, सॉरी एल्डोस्टेरोन उतना ही कम रिलीज होता है उससे, उतना जितना वो कम रिलीज होगा उतने स्मॉल अमाउंट में उसका वाटर और सोडियम रिलीज होगा और उसको हाइपोटेंशन रिवील की जाएगी। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। डोपामीन की सिक्रीशन रेगुलेट कर रहा होता है। डोपामीन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि प्लेयर हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। सेरोटोनिन और डोपामीन, ये दोनों को, इन दोनों की प्रोडक्शन को ये रेगुलेट कर रहा होता है। और ये इट आल्सो रेगुलेट्स आवर शुगर लेवल्स बाय एक्सक्रीटिंग ग्लूकोज फ्रॉम बाय यूरिन फ्रॉम ब्लड। एडिसन्स डिजीज, लोअर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, कुशिंग सिंड्रोम, टू मच कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं और एडिसन डिजीज कहते हैं। एडिसन डिजीज के लिए एक न्यू टेक्निक यूज की गई है, वो आगे है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। Adrenal gland also secretes epinephrine and norepinephrine. Epinephrine बेसिकली फाइट और फ्लाइट में हमारे हेल्प कर रहा होता है। ये हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो हमारी साइनेटिक लेफ्ट में जाके हमारे नर्व सिग्नल्स को रीजनरेट कर रहे होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। ड्यूरिंग स्ट्रेस वी नीड मोर एनर्जी, वी नीड a rush of blood for rapid contraction of muscles. इसीलिए नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका बीपी बूस्ट अप होगा। एपिनेफ्रिन आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाएगा टू ब्रेन एंड मसल्स, आपकी ब्लड में शुगर मेंटेन करवाएगा और आपको फाइट एंड फ्लाइट के लिए रेडी करेगा। जी, इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी है? Anyone? इसके बाद हम बात करते हैं एड्रीनल एक्सट्रैक्टर्स की। एड्रीनल एक्सट्रैक्टर्स बेसिकली काउज और पिग्स में से
हाइड्रोकॉर्टिसोन को एक्सट्रैक्ट करके एडिसन डिजीज में यूज कर रहे होते हैं, और सर्जिकल शॉक, जब एक बंदा सर्जिकल शॉक में रहता है तब भी हम उसे हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे होते हैं ताकि उसका जरा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो, ब्लड ज्यादा पंप करे और वो जरा स्टेबल हो जाए। बर्न्स में भी दे रहे होते हैं ताकि जल्दी रिकवरी हो। मॉर्निंग सिकनेसेस होता है कि जब बंदा सुबह उठता है तो वो कई बार जो सुबह लोग उठते हैं वो थोड़ा लेजी फील कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम उनको भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन की थेरेपीज यूज करवाते हैं। जी ये था आज का लेक्चर, और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल, एक मेरी वर्कशॉप आ रही है उसमें हम डिटेल इसे भी स्टडी करेंगे और पैथोफिजियोलॉजी को भी स्टडी करेंगे। एनसीएस में उसका लिंक शेयर हो गया है और आप सब उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सर नंबर आप जी बोले सर, आप सुन रहे हैं प्लीज? जी सुन रहा हूँ। सर काइंडली अगर वो सीरम एमएलएस के बारे में बताएंगे या पर्सनल में आपसे कांटेक्ट करूँ? समझ नहीं आई थी बात कि उनका ना पूरी फैमिली का जब चेक किया गया, छोटे बच्चों का भी, इवन वो विद नॉर्मल अपने रेंज से ना अबाव आ रहा था, 140 प्लस आ रहा था, 200-220 के दरमियान। तो वो एक तो फैमिली की हिस्ट्री उनकी ये भी थी कि बीटा थैलेसीमिक ट्रेड या मैनर फैमिली से थे। तो इसका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह में पेंक्रियाटिस या कोई इस तरह की चीज डायग्नोज नहीं हो रही थी? अच्छा मेरी बात सुने, बेसिकली जो सीरम अमाइलेज है ये बहुत और सारी रीजंस में भी एलिवेट कर जाता है, लेकिन मोस्टली ये पेंक्रियाटाइटिस में ही एलिवेट करता है। और अगर आप पेशेंट उनकी अगर हिस्ट्री है पेंक्रियाटाइटिस की तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस पर्सन को ज़्यादा इशू आ रहा है उनको आप सीटी करें, और उनकी जो डाइट है ना उसके अंदर से कुछ चीज़ें एलिवेट करनी पड़ेंगी। आप मुझसे पर्सनल में रिकमेंड कंसल्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये पूछना था कि ये जो एंड पे आपने बताया ना मॉर्निंग सिकनेस के लिए, तो ऐसे मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी पेशेंट की बाकी यानी कोई उसका ऐसा हेल्थ इशू नहीं है लेकिन जस्ट सिर्फ मॉर्निंग ही सिकनेस ही है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, या जैसे ये कुछ सप्लीमेंट या कुछ डाइट का ऐसा कुछ स्पेशली एलिमेंट? सबसे पहले तो हम उसे एक सुबह अच्छी अमाउंट में कैफीन देंगे। सुबह उठते ही एक कप कॉफ़ी या एक कप जो चाय है ना वो मॉर्निंग सिकनेस को रिवील कर देगी, क्योंकि कैफीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर कुछ लोग हैं जो वो ये नहीं कंज्यूम करते तो सुबह हम उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम उनका चेक करते हैं कि क्या वो नॉर्मल रेंज में है कि नॉर्मल रेंज से फॉल किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन देते हैं। मॉर्निंग सिकनेसेस की भी टाइप्स हैं कि वो किस वजह से आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन तो बेसिकली अगर किसी को एडिसन डिजीज़ है तो तभी हम यूज़ करते हैं। मॉर्निंग सिकनेसेस में ये सम टाइम यूज़ किया जाता है। Anyone? सर क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज का ड्यूरेशन बता दें, यानी कि कितनी देर हो जाए तो हम कहते हैं ये क्रोनिक केस है और ये एक्यूट केस है। क्रॉनिक केस जो होता है वो आपका बेसिकली कैंसरस होता है, ठीक है। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस हम उसे कैंसरस ही कह रहे होते हैं, क्योंकि क्रॉनिक से रिवर्स पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है, उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स ही यूज होते हैं। अगर तो आपकी मेडिसिन को रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है और विद इन ए वीक और 1.5 वीक उनकी जो लैब्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आने लग पड़ी हैं, ठीक है, तो हम उनको एक्यूट कहेंगे। यानी कि अगर उनकी लैब्स को डिस्टर्ब हुए, हम ऐसे बात करते हैं कि 8 to 9 वीक्स हुए हैं तो हम उनको एक्यूट में रखेंगे, और अगर 8 to 9 वीक्स से ज़्यादा होंगे तो हम उनको क्रॉनिक कहेंगे। 2 और 2.5 मंथ्स तक हम किसी भी डिजीज को एक्यूट ही कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 6 मंथ्स से ऊपर जाती है तो हम उसे क्रॉनिक कह देते हैं। जी किसी और का भी क्वेश्चन? सर ये पूछना था कि ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो
इसके लिए भी कोई ये जैसे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है, इसका क्या यानी रोल है इसमें, और ये इसका क्या यानी इसमें क्या करता है कि ये जो हार्मोन्स को यानी बैलेंस, खासकर जो फीमेल्स हैं उनमें? कौन सा ऑयल? इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। बात सुनिए, ये जो ऑयल्स होते हैं बेसिकली फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। एज सच ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं रखते पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में, ये बेसिकली गुनेड्स पे रखते हैं। मैंने इसमें गुनेड्स ऐड नहीं किए थे इस प्रेजेंटेशन में, वो मैंने वर्कशॉप में करवाने आ गया और इनको डिटेल भी आगे उसमें करवाऊंगा। और जो जिस ऑयल की आप बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स को ही रेगुलेट करता है और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के लिए ही यूज किया जाता है। और जो चिया सीड्स हैं उस ऑयल से बेटर है चिया सीड्स। सीड्स भी एस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं। पीसीओएस में हम चिया सीड्स रिकमेंड कर रहे हैं। तो सर ये ऑयल भी पीसीओएस में recommend सर करते हैं। चिया सीड जो है वो उसकी क्या यानी यूजेस और उसका कैसे है चिया पीसीओएस में? सीड्स जो है वो चिया सीड्स जो है बेसिकली एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपके एस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज किए होते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, ब्लड की शेडिंग प्रॉपर नहीं चल रही होती, और जो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं। और चिया सीड्स आपकी फिब्रोसिस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एंटी फिब्रल इफेक्ट भी रखते हैं। आपको क्लियर होगी बात? सर इसका मेथड ऑफ यूज करने का तरीकेकार पीसीओएस में स्पेशली जो सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी सीड का यूज करने का, वो सुबह उठ के हम इसे सुबह उठते ही पानी के साथ अगर हम इसे सिंपल यूज करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारी जो जीआई है वो उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम उसने कोई एक काफी ज्यादा गैप के बाद वो एक, जैसे हम कहते हैं बंदा सो के उठ के फ्रेश होता है, फ्रेश मूड में होती है और वो बेटर एब्जॉर्प्शन और बेटर डाइजेशन कर रही होती है। और मैं हमेशा चिया सीड्स मॉर्निंग में रिकमेंड करता हूँ। शुक्रिया सर। किसी और का क्वेश्चन? अच्छा सर, मेल्स में इसका क्या इफेक्ट है? इसमें आपने फीमेल्स का तो जो बता दिया है, तो इसका मेल में क्या इफेक्ट है चिया सीड का? चिया सीड्स बेसिकली मेल्स में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है। वॉइस डीपनिंग, फेशियल हेयर्स, इनको भी ये रेगुलेट करता है। और मेल्स में जो बॉडी मास ज़्यादा होता है, और ये बेसिकली मेल जो ज़्यादा चिया सीड का यूज़ है वो फाइबर के लिए किया जाता है टू रिवील डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आल्सो। थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम। थ्रोट स्वेलिंग के लिए क्या करना चाहिए? जो थ्रोट स्वेलिंग होती है बेसिकली उसका तो सबसे पहले हम रीज़न देखते हैं, और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती हैं चीज़ें उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमारे कुछ स्पाइसेस आ जाती हैं, और जो लेमन है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए डाइट होनी चाहिए। क्या डाइट होनी चाहिए? हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसके लिए जो डाइटरी रिकमेंडेशन है वो हाई फाइबर डाइट की होती है, और देखा जाता है कि हाइपरथायराइडिज्म किस स्टेज का है। अगर तो सिवियरिटी है तो उसमें हम मेडिसिन भी यूज करते हैं और डाइट को भी। जी आई एम ए डाइटिशियन। तो ये वही बात होगी ना, अब इनको अक्सर अब जिस तरह आप समझा रहे हैं फिर बच्चे पूछ रहे हैं आप डॉक्टर हैं डाइटिशियन। इस बात की अवेयरनेस दे कि डाइटिशियन को भी इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यही तो बात है कि हम लोग अपने आप को डाइट प्लान है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि हर चीज सिर्फ डाइट प्लान नहीं होती। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप सिर्फ उसे डाइट प्लान नहीं देते, आप उसे सबसे पहले तो हौसला देते हैं। आपको जब तक पता ही नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे।
आप जब किसी हॉस्पिटल सेटअप में जाते हैं तो डॉक्टर्स आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप अपनी डिग्री को कैसे डिफेंड करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा चीज़ों को। Thank you, sir, very much, sir, for such a bewildering webinar, and also accept our best wishes and blessings on our Teachers' Day as you give your clear time to all of us. Thank you, sir. Allah Hafiz.